हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 23 अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आप देख लेते हैं आप विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहली न्यूज़, सबसे पहली न्यूज़ है दुर्गा पूजा डिस्टेंस। तो अभी द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड ऑल पंडाल्स, ठीक है, सारे पंडाल्स को उन्होंने नो एंट्री जोन डिक्लेयर कर दिया है इन व्यू ऑफ कोविड-19 की वजह से। तो जितने भी विजिटर्स होंगे वो बाहर से ही पंडाल के यहाँ पे पूजा के दर्शन कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू सीबीआई टुक स्टेप टू इंश्योर सीबीआई इज़ नॉट यूज फॉर पॉलिटिकल पर्पस। होम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनिल देशमुख ने। महाराष्ट्र में मतलब क्या किया गया था, जो सीबीआई को जनरल कंसेंट दिया गया था टू प्रोब केस इन द स्टेट, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि एजेंसी प्रोफेशनल तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ डाउट है इन द माइंड्स ऑफ मैनी कि इसका यूज़ हो सकता है पॉलिटिकल पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब यहाँ पे आपने सीबीआई के बारे में बहुत बार सुना होगा, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको केस्ड पैरेट भी बोला था, और या फिर जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, तो उन्होंने भी बोला था इसको एक मतलब एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी, तो इसको इसको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सीबीआई के बारे में हम देख लेते हैं क्या कुछ मतलब जानना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो सीबीआई देख लो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की, और ये किसके अंतर्गत कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस, एंड सीबीआई इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर। ओके, इंडिया की पहली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी जिसने करप्शन को इन्वेस्टिगेट किया था, फर्स्ट इंडियन एजेंसी, एंड द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वाज सेटअप इन 1941, ठीक है। 1941 में एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका सेटअप किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। एंड 6 years बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू प्रोब ब्राइबरी एंड करप्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये देखो 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, 1947 में 15 अगस्त, उससे पहले ही, ठीक है, 6 साल पहले ही ये एक बॉडी ऐसी बनी थी जो ब्राइबरी और करप्शन को मतलब देखती हो, है ना। इन 1946 इट वाज ब्रॉट अंडर द होम डिपार्टमेंट, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आई, एंड इट्स रिमिट वाज एक्सपेंडेड टू इन्वेस्टिगेट करप्शन से लेके जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। तो यहाँ से ये सब कुछ इसने देखा गया, ये एक्सपेंड हुई इसकी पावर, और ये इसको जो पावर मिली फिर कहाँ से मिलती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ओके, स्पेशल पुलिस फोर्स जो थी वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई, ठीक है, अंडर आफ्टर द होम मिनिस्ट्री उस टाइम पे, विच इज़ इन चार्ज ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी, डिसाइडेड टू एक्सपेंड इट्स पावर, और इसका नाम जो सीबीआई हुआ था 1963 में कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मेन हमने जैसे प्रॉब्लम्स देखी, तो क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स पता होंगी तभी हमको सोल्यूशन पता चल पाएंगे कि किस तरह से मतलब आप भी अपने सजेशंस आप दे सकते हैं कि रिफॉर्म लाने चाहिए मतलब सीबीआई में। जैसे कि जो पहले प्रॉब्लम देख लो, है ना। तो सीबीआई को क्या बोला जाता है कि एजेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द होम मिनिस्ट्री, तो ये गृह मंत्रालय पे डिपेंड है, इनकी स्टाफिंग से लेके, है ना, जितने भी जो क्योंकि यहाँ के जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो इंडियन पुलिस सर्विसेज से होते हैं, आईपीएस वो होते हैं, आईपीएस रैंक के। एंड द एजेंसी डिपेंड्स ऑन द लॉ मिनिस्ट्री, है ना। तो लॉयर्स के लिए और जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है वो डिपेंड करती है लॉ मिनिस्ट्री पे। एंड सीबीआई रन बाय आईपीएस ऑफिसर ऑन डिप्यूटेशन इज ऑल्सो सस्पेक्टेबल टू द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट द सीनियर ऑफिसर, है ना। तो एक तरह से मतलब यहाँ पे सीनियर ऑफिसर को मैनिपुलेट करके भी यहाँ पे अपने तरीके से काम निकलवाया जा सकता है, एंड बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है ना कि उनकी पोस्टिंग कहाँ होंगी आईपीएस की, या फिर किस तरीके का आगे उनका फ्यूचर रहेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये मैनिपुलेट कर सकती हैं। अनदर ग्रेट कांस्टेंट ऑन द सीबीआई इज इट्स डिपेंडेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो जो भी मतलब केसेस होते हैं स्टेट में तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट्स पे, इवन व्हेन सच इन्वेस्टिगेशन टारगेट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। एंड सिंस पुलिस इज स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस कैसा सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है पुलिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो सीबीआई है एक्ट्स एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, विच मेक्स इट अ पुलिस एजेंसी, ठीक है। तो सीबीआई को जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसेंट है वो चाहिए, है ना, इन क्वेश्चंस बिफोर इट कैन मेक इट्स प्रेजेंस इन दैट स्टेट।
तो ये सारे कम्बरसम प्रोसीजर जो है ये एक तरह से इसको रिडिकुलस सिचुएशन में डाल देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको केज्ड कैरेट क्यों बोला? बिकॉज ऑफ इस पॉलिटिसाइजेशन। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन मतलब राजनीतिकरण इसका होता है और काफ़ी सालों से होता आ रहा है सीबीआई का। दूसरा ये है कि इसको करप्शन एंड पॉलिटिकली बायस्ड बोला जाता है। ठीक है, क्रिटिसिज्म इसमें किया था सुप्रीम कोर्ट ने इसका। देन हैंडमेड टू द पार्टी इन पावर, है ना, ये इसको एक्यूज़ किया गया कि जो भी मतलब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको सीरियसली ट्रीट नहीं किया जाता है सीबीआई के द्वारा। एंड सिंस सीबीआई इज रन बाय सेंट्रल पुलिस ऑफिशियल्स ऑन डिप्यूटेशन, हेंस चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अब इसमें रिफॉर्म किस तरीके से लाए जा सकते हैं, तो आप ये इसमें ऐड कर सकते हैं जो ARC था, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमीशन था, तो इसमें भी इनकी रिपोर्ट में भी ये बोला गया था कि इसके लिए मतलब एक न्यू सीबीआई एक्ट को इनेक्ट करना चाहिए ताकि मतलब क्या उसमें एक ऑटोनॉमी उसको मिले, है ना। तो इस तरीके के कुछ और भी आप अपने आइडियाज़ इसमें दे सकते हो। रॉ से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, जो हमारे रॉ के जो चीफ है उन्होंने नेपाल विजिट किया था, तो वो KP ओली से मिले थे। तो यहाँ पे रॉ के बारे में भी देख लेते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है एंड इट वाज established in 1968 फॉलोइंग द इंटेलिजेंस फेलियर। जब सिनो इंडिया और इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ था ना 1962 में, चाइना और इंडिया का वॉर, और 1965 में, तो उसके बाद फिर देखते हुए इन सबको देखते हुए 1968 में हमने इसको इस्टेब्लिश किया। प्राइमरी क्या है, ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है ना। एंड मोटो क्या है इसका, धर्मो रक्षति रक्षितः, द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड, इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये डायरेक्ट कमांड में आती है कि PMO को मतलब डायरेक्ट वो होता है, इसका मतलब अथॉरिटी होती है। एंड रिपोर्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस ऑन द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं इंडिया के, और वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते हैं, आपको बताइए कि प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, जितने भी फॉरेन इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना, इंगेज करना काउंटर टेररिज्म में, है ना, और जो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको टाइम टाइम पे एडवाइस भी करते रहना, और प्रोमोटिंग काउंटर प्रोलिफरेशन एंड एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजी इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। 1968 न्यू दिल्ली, मोटो डायरेक्ट आती है प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट कमांड है ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ ये देख सकते हो ना, 3 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ओन पार्टी लीडर्स फॉर मीटिंग इंडियन रॉ चीफ समंत कुमार गोयल विदाउट कीपिंग देम इन द लूप, है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू, देख लेते हैं यहाँ पे EPCA के बारे में है। EPCA के बारे में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, तो ये पता होना चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड ये बॉडी है। और AQI क्या है, एयर क्वालिटी, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये तीनों अथॉरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने काफ़ी बार बताया इसके बारे में। तो अभी जो वेरी पुअर है एयर का, एयर क्वालिटी बिटवीन 300 to 400, है ना, ये है। तो लेकिन ये बोला गया है कि जो NCR के जो टाउन्स है उसमें दिल्ली की एयर क्वालिटी अगर देखें ओवर लास्ट 14 डेज तो वो थोड़ा बेटर है ना। तो ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे कुछ ज़्यादा न्यूज़ आई हुई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था बंगाल में ऑन पूजा, रिस्पेक्ट वुमेन ऑफ इंडिया लाइक यू रिस्पेक्ट दुर्गा, है ना। तो वुमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जब बस 9 दिन है उसी टाइम पे आप कर रहे हो, है ना, और उस टाइम पे आप अपना दिखा रहे हो भक्ति महिलाओं के प्रति। सो द इवेंट वाज हेल्ड एट ईस्टर्न जोनल कल्चर सेंटर इन सॉल्ट लेक वेयर दुर्गा पूजा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द BJP एंड प्राइम मिनिस्टर हु वाज एड्रेसिंग फ्रॉम द नेशनल कैपिटल वर्चुअली इनॉग्रेटेड द पूजा। तो यहाँ पे जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की वो ये है कि इन्होंने मतलब कुछ इनिशिएटिव लिए हैं महिलाओं के लिए, जो एक तो जो है सिंबल ऑफ शक्ति बोला जाता है ना, महिलाओं दुर्गा को इसलिए वर्शिप की जाती है। तो कुछ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को एम्पावर करने के लिए ये इनिशिएटिव है कि जो जनधन अकाउंट्स हैं 22 करोड़ वुमेन के लिए वो ओपन किए गए थे, सॉफ्ट लोन्स दिए गए थे मुद्रा योजना के अंतर्गत, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव एंड ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन। अभी हमने पढ़ा था ना, जो आर्म्ड फोर्सेस है वहाँ पे परमानेंट कमीशन वुमेन्स को दिया गया है। और जो मैटरनिटी लीव है, मातृत्व अवकाश, तो उसमें 12 से 26 वीक तक लीव दी गई है ना। इसके अलावा आप और भी अगर ये आता है कि सरकार क्या कर रही है महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, तो यही है कि एक तो वो भी है जो मैरिज को लेके रिलेटेड जो एज है ना,
तो उसको भी विचार किया जा रहा है कि बढ़ाएंगे उसको, है ना। सो FATF रिव्यू ऑन स्पॉट ऑन ग्रे लिस्ट। तो कल हमने FATF के बारे में देखा था। तो पाकिस्तान ने अभी पूरी तरीके से जो अपने एक्शंस हैं, जो 27 जो FATF ने दिए थे कि 27 जो भी आपको इस पर खरा उतरना होगा एक्शंस आइटम्स पे, लेकिन वो 21 पे ही उतर पाए हैं, तो इसलिए वो ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने को इतना तो मेंटेन कर लिया कि वो मतलब ब्लैक लिस्ट में उनको अभी नहीं रखा जा सकता है ना, क्योंकि अभी पता होगा आपको उन्होंने ऐसा करने के लिए अभी क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा ग्रे लिस्ट में ही वो रहे हैं। तो पाकिस्तान इम्पोज फाइनेंशियल सैंक्शंस, है ना। 88 जो बैंड टेरर ग्रुप्स थे और उनके जो नेता थे, इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई अटैक का जो मास्टरमाइंड जमात उद दावा चीफ था हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर एंड अंडर वर्ल्ड डॉन दाऊद अब्राहम, तो उनको इसमें सैंक्शन लगाया था, है ना, 88 बैंड टेरर ग्रुप्स पे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि FATF लास्ट 2 ईयर्स और अभी भी वो यहीं पे ही रहेगा, और इंडिया तो चाहता है कि मतलब वो ऐसे ही यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे FATF के बारे में एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, लेट्स सी। तो ये हमने देखा था 1989 में जो G7 कंट्रीज़ थी उनका इनिशिएटिव था। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो क्या करती है, सबसे पहले ये हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग को मतलब कॉम्बैट के लिए, है ना। लेकिन उसके बाद इसमें टेररिज्म फिनेंसिंग को भी ऐड किया गया था 2001 में, ठीक है। एक्सपेंड करके 2001 में एक्सपेंड करके क्या कर दिया गया था, कॉम्बैट टेररिज्म फिनेंसिंग। और जो इसका सेक्रेटरीट है हाउस एट OECD हेडक्वार्टर पेरिस में। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है इसमें, कंपोजिशन की बात करें तो 37 सदस्य इसके हैं। जुरिसडिक्शन 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन 37 मेंबर्स एंड इट हैज़ ऑल्सो ऑब्जर्वर एंड एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी हमको पता है, ग्रे लिस्ट में रहेंगे अगर जैसे पाकिस्तान है तो इनको बोला जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, ठीक है, NCCTs। तो ये इनको सॉरी ये ब्लैक लिस्ट की बात हम कर रहे हैं ना। दीज कंट्री सपोर्ट, ये टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं। और FATF मतलब ये कर सकता है कि रिवाइज कर सकता है अगर इन्होंने कुछ सैंक्शन लगा दिए, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट नहीं किया, टेरर फंडिंग जो है बंद कर दी, तो फिर उनको डिलीट भी कर सकती है इस लिस्ट से, ठीक है, FATF। एंड ग्रे लिस्ट में ये है तो जो कंट्री सेफ हेवन है ना फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, तो उनको ग्रे लिस्ट में जाता है। अब इसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि उनको इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाते हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और ADB, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से। और उनको लोन लेने में भी इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल ट्रेड में उनका रिडक्शन हो जाता है, इंटरनेशनल बॉयकॉट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 1989 में इसका गठन हुआ था, 6G7 इनिशिएटिव है। यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनका ये कहना है कि ओवर 3800 सीज़ फायर वायलेशन बाय पाक दिस ईयर, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे बीच में एक सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग भी थी 2003 में, तो तब से लेके अभी तक मतलब पाकिस्तान ने बहुत सारे सीज़ फायर वायलेशन किया है और एक साल में पूरे 3800 कर दिए हैं ना। पाकिस्तानी फोर्सेस कैरीड आउट मोर देन 3800 प्रोवोक्ड सीज़ फायर। तो अभी हमने विटनेस किया है कि वो इसके अलावा क्या कर रहा है, पाकिस्तान एबिटमेंट कर रहा है, एड कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, और जो आर्म्स हैं, नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं, उसकी भी सप्लाई कर रहा है इंटरनेशनल बाउंड्री से, है ना। और ड्रोन्स का भी यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब बातें जो हैं डिस्कस, अभी भी देखो हमारे बीच में जैसे बातचीत नहीं होती है, लेकिन एक चैनल से बातचीत होती है, डिप्लोमेटिक चैनल्स। वो क्या है, रेगुलर DGMO। तो अगर कहीं पे अगर आता है कि पाकिस्तान से किस तरीके से बातचीत हो रही है, डेली जो अपडेट्स होते हैं एक दूसरे के, सीज़ फायर के बारे में बताते हैं कि आपकी साइड से इतने में, हमारी साइड से ये था, तो वो DGMO की मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेवल टॉक्स होती हैं, ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। देन केरला काउंसिल नो चेंज इन चर्च स्टैंड। अभी आपको पता है कि जो वहाँ पे रोम में पोप फ्रांसिस थे, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फीचर की थी और उसमें उन्होंने बोला कि जो सेम सेक्स है सिविल यूनियंस, है ना, मतलब वो इंडोर्स करेंगे उसको अभी लीगल मान्यता तो नहीं दे रहे, बट उन्होंने कहा था कि उनकी भी एक फैमिली होती है ना। सेम सेक्स मैरिज आर बेसलेस एंड मिसलीडिंग। केरला के जो पोप है उनका ये कहना है चर्च का कि वो बेसलेस है सेम सेक्स मैरिज और मिसलीडिंग भी है। और होमोसेक्सुअल पीपल हैव द राइट टू बी इन अ फैमिली, दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है ना। तो ये कहाँ किसका कहना था, पोप का कहना था ये, है ना, वहाँ पे रोम फिल्म फेस्टिवल में वेंसडे को कहा था। लेकिन जो KCBC है इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैथोलिक बिशॉप्स इन केरला बिलोंगिंग टू राइट्स ऑफ सियरो मलाबार लैटिन एंड सियरो मलंकरा चर्चेस, और ये इसके हेड हैं, ठीक है। तो ये इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं और सेम सेक्स मैरिज को। देन इंडिजिनस स्टिल्थ
कवर्ड आइनस कवरत्ती कमीशन इनटू नेवी। तो कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये क्या है, ASW, ठीक है। ASW मतलब क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ, ठीक है। तो ये है, इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया है। और ये क्या थी, ये जो 4 एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स थी ना, जो नेवी के द्वारा मतलब नेवी के लिए बनाई गई थी, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSC, ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। तो इन्होंने ये बनाई थी। और इनका ये जो लीडिंग शिपयार्ड था, ये किसके अंतर्गत था, अंडर प्रोजेक्ट 28। तो प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत ये था, तो इनके द्वारा ये बनाई गई थी। उन 4 में से एक है। एंड P-28 class of ships built by GRC was synchronized to factor in the unique indigenization efforts. And इसमें क्या है, स्पेशल हाई स्ट्रेंथ वॉरशिप ग्रेड स्टाइल टाइप DMR 249A was indigenously developed for these ships construction। और जो दो हैं, दो कौन है, फर्स्ट 2 मेजर वॉरशिप इन द कंट्री, जिसमें यूनिक फीचर है सुपर स्ट्रक्चर मेड ऑफ कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल, ठीक है, जिसमें इसका यूज़ हुआ है। एक तो आइनस कवरत्ती है, दूसरा आइनस किल्तान है, ठीक है, आइनस किल्तान और आइनस कवरत्ती। नेक्स्ट न्यूज़ है, तो IAVI, मर्क और सीरम इंस्टीट्यूट ने जॉइंटली एक मतलब साइन किया है कि वो क्या करेंगे, कोविड एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए आपस में जॉइंट वेंचर मतलब ये चलाएंगे। तो इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव ये है, ये एक नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी सारे जो ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस है ये उसको देखता है। तो ये इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके और मर्क के साथ मिलके, मर्क क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। और मैप्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, तो को इन्वेंटेड बाय IAV स्क्रिप्स रिसर्च। तो सीरम इंस्टीट्यूट हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये अफोर्डेबल मेडिसिन जो है वो डेवलप करते हैं और सबसे वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वैक्सीन का। एंड सीरम इंस्टीट्यूट विल लीड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज जो कमर्शलाइजेशन होगा वो भी इसका लो होगा, एंड मिडिल लो इनकम कंट्रीज़ में भी, है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है आज के, है ना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ही हमको इसमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे बस ये कि कोविड-19 बोला जा रहा है कि वैक्सीन मतलब ये प्रॉमिस कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, है ना, कि यहाँ पे सेल्फ सर्विंग रिस्पॉन्स होगा टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो इतना खास आर्टिकल है नहीं। पुशिंग द बाउंड्री जो है ये भी वही सेम सेक्स सिविल यूनियन से रिलेटेड है। तो ये चीज़ बोली गई है कि अभी जिस तरह से इंडोर्स किया हुआ है ना, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और जो रोमन कैथोलिक चर्च था, क्योंकि हमेशा ही वो होमोसेक्सुअलिटी और इस सारे जो बिहेवियर हैं उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ना, उन मतलब मैरिज को तो नहीं करते। और अभी आपको पता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में रिसेंटली आर्टिकल 37 जो IPC का सेक्शन 377 है ना, तो उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था। पहले हमारे यहाँ भी क्या था कि जो होमोसेक्सुअल कपल है, मतलब अगर जैसे मेल मेल है या फिर फीमेल फीमेल है ना, तो इनको मतलब मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन अभी ये कि इनको इनका जो रिलेशनशिप है उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है ना, अपराधीकरण इसको नहीं माना जाएगा अगर ये दोनों लोग जो है आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। और लेकिन अगर ये लोग ही शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे अभी भी इलीगल है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो वाइल होमोसेक्सुअलिटी विद इट्स डिफरेंट क्रिटिक ऑफ द हेट्रोसेक्सुअल नॉर्म्स अनसेटल्स ऑल शेड्स ऑफ कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स, द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल इनवॉयलेबल राइट्स टू डिटरमाइन। तो यही सब बातें इसमें की गई हैं, बाकी और कुछ है नहीं। नॉट मेयर प्लॉट नंबर्स, तो यहाँ पे जो है रिलोकेट जो किया जा रहा है 2 ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे जो आर्ट मतलब इम्पॉर्टेंट है ना, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल म्यूजियम एंड IGNCA। तो इसको ये बोला जा रहा है कि जो आप इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है और नेशनल म्यूजियम है, तो उसको आपको रिलोकेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पे अपर्णा कौर ये हैं, तो इन्होंने यहाँ पे अपने जो मदर है अजीत कौर, तो इनके साथ मतलब वो बताया कि कैसे जाती थी घूमने इंडिया गेट और यहाँ पे, है ना। तो सब तो ये मतलब आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये नियर बाय लोकेशन पे जाएँ। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से इस वाली लोकेशन को कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, जहाँ पे पब्लिक का एक्सेस ही नहीं है ना। तो ये वो तो मतलब सही नहीं है, क्योंकि आर्ट में ये होता है कि इंटरेक्शन ज़रूरी है लोगों का। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे क्या है, देयर आर मोर देन 600
ट्रीज़ हैं, है ना, IGNCA में ट्रीज़ हैं। और माटी घर, शी हैड कन्वर्स्ड माटी घर सो मच अफेक्शन, तो ये सब चीज़ें हैं। और आप मतलब क्या करोगे, जैसे चोला ब्रॉन्ज है यहाँ पे, स्टाविंग बुद्धा स्कल्पचर फ्रॉम तक्षशिला, तो ये सब है, मिनीचर्स हैं, है ना। तो ये सब को मतलब क्या होगा, एक तरह से थ्रेट पहुंचेगी। मोलशी ट्री काफ़ी टाइम से है। और इसके अलावा जो जैसे हमारे यहाँ पे अनुराधापुर श्रीलंका में बोधि ट्री है, बोध गया है, तो उस तरीके से प्रिजर्वेशन जिस किया जाता है, तो वैसे यहाँ पे भी करना चाहिए। और इसको इतना रिलोकेट नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे जो न्यू प्लान है उसमें क्या बोला गया है, IGNCA विल बी शिफ्टेड टू अनदर लोकेशन, और जो नेशनल म्यूजियम होगा विल मूव टू नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, है ना। तो ये बोल एक ही आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्दी एंड वॉइस। तो यहाँ पे अनन्या अवस्थी ने आर्टिकल लिखा है, एंड द राइटर इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंडिया रिसर्च। तो यहाँ पे कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड डे के दिन जो स्पीच दी थी, वो एक तरह से क्रैश कोर्स है जिनको एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन का जो सिस्टम है वो समझना है ना, फूड सिस्टम एंड फार्मर्स के वेलफेयर्स के लिए। तो काफ़ी अच्छी इंसाइट्स जो थी उनके द्वारा शेयर की गई थी। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि एग्जैक्टली फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन वो हमारी कृषि गतिविधियों में इंगेज हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ विच प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। और अगर हम जोग्राफिकली बात करें तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं, जो 3 मेन क्रॉपिंग सीजन में क्या होती है, कल्टीवेट की जाती हैं, ठीक है। तो रबी, खरीफ एंड जायद। तो यहाँ पे मेजर क्रॉप्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2, है ना। तो फूड क्रॉप्स देख सकते हो, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस। एंड कैश क्रॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे गन्ना हो गया, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, जूट, तो ये कैश क्रॉप में आती है, शुगर केन वगैरह, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, क्रॉपिंग सीजन कि रबी का है, टाइम पीरियड होता है, मतलब जो बुआई का होता है, सोइंग पीरियड जो होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और हार्वेस्टेड कब होते हैं, अप्रैल टू जून, है ना। इसमें रबी क्रॉप में आती है वीट, बार्ले, और पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक। और जो स्टेट्स हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे खरीफ जो है सोइंग पीरियड जो है जून से जुलाई में, हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब क्या होती हैं, हमारी खरीफ फसलें होती हैं। असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स जो हैं, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। जायद जो होती है बुआई का जो टाइम होता है वो क्या होता है, और हार्वेस्टेड का टाइम भी जो मार्च और जुलाई के बीच में, ठीक है, बिटवीन रबी और खरीफ के बीच में जो होती है वो जायद पीरियड होता है। तो जैसे सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फॉडर्स क्रॉप्स, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, है ना। तो ये है। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे ज्वार है, तो इस तरीके के मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वीट के लिए किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विद लेस और नो इरीगेशन। बाजरा की हम बात करें तो सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। रागी, रेड ब्लैक सैंडी लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स ड्राई रीजन्स में होती हैं। टॉप मिलेट्स प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं, है ना, वो कौन है, राजस्थान, देन कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ज्वार की हम बात करें तो ज्वार में क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 3 स्टार्टिंग के जो है उसको याद रखना। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज अ कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मतलब कि जो हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसकी रहती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व इसमें रहते हैं। जैसे रागी को बोला जाता है रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। एंड जोवर जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप बोला जाता है इन रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, ज्वार को, ठीक है। अब नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम भी है, ये एक इनिशिएटिव है फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स के, किस तरह से वो मिलेट्स का जो सपोर्ट है ना, उसको और ज़्यादा बूस्टअप दे रहे हैं ना। तो देख लेते हैं आर्टिकल। अब ये थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में जो फोकस किया था, एक तो प्रोडक्शन के लिए किया था, मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए। दूसरा ये बोला था इसको क्या बोला जाता है, मिलेट्स को न्यूट्री सेरल्स भी बोला गया था, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए थे कि न्यूट्री सेरल्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी। इन्होंने बोला कि जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने भी किस तरह से इंडिया की जो कॉल थी कि 2023 को क्या करना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करना है, तो उसको इंडोर्स किया काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट किस तरीके से
से इंसेंटिवाइजिंग कर रही है इसके प्रोडक्शन को, जो न्यूट्रीसीरियल्स है, कि इसका इंटेक जो होना चाहिए वो डाइवर्स होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट्स होनी चाहिए, है ना, जितने भी इनकी अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो भी इंश्योर होनी चाहिए, बेनिफिट्स जो हैं स्मॉल एंड मीडियम फार्मर को सभी को इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो 3 मेजर मिलेट क्रॉप्स करंटली ग्रो होती हैं इंडिया में, वो कौन है? ज्वार, बाजरा एंड रागी, ठीक है, फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट। अलॉन्ग विद दैट इंडिया ग्रोज रिच एरे ऑफ बायोजेनेटिकली डाइवर्स, और हमारी काफ़ी सारी इंडिजिनस वैरायटीज़ भी हैं जिनको हम स्मॉल मिलेट्स बोल देते हैं, जैसे कोडू, कुटकी, चेना, सनवा, है ना। और जो हम मेजर प्रोड्यूसर की बात करें तो हमने देख ही चुके हैं ऑलमोस्ट, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। तो हाई इन डाइट्री फाइबर न्यूट्रीसेलर्स, कैसे क्या बोला जाता है इनको न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है, पावर हाउस बोला जाता है इसमें, क्योंकि हमको आयरन भी मिलता है इनसे, कैल्शियम मिलता है, जिंक मिलता है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। दे आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ, लेकिन ये जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, और साथ में जो आपके जो हार्ट डिजीज़ होते हैं उसके रिस्क को भी ये रिड्यूस करता है, आपकी जो डायबिटीज़ होती है एडल्ट्स पे ज़्यादातर उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। एंड यूजुअली ग्रोन बाय द स्मॉल एंड पुअर फार्मर्स, तो ये स्मॉल एंड पुअर फार्मर्स के द्वारा जो ड्राई एंड लो फर्टाइल माउंटेनियस ट्राइबल जो रीजन होता है, ठीक है, रेन फेड एरियाज, तो वहाँ पे ये अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, ना, आर गुड फॉर द सॉइल एंड हैव शॉर्टर कल्टिवेशन, तो इनका मतलब सॉइल के लिए भी ये अच्छे होते हैं, और कल्टिवेशन साइकिल भी होती है वो शॉर्ट टर्म की ही होती है, और इसलिए ये लेस कॉस्ट इंसेंटिव कल्टिवेशन होता है। एंड दिस यूनिक फीचर मेक मिलेट सूटेड फॉर एंड रेजिलेंट टू इंडियाज वेरिड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेकिन जो राइस और वीट है ना, तो राइस और वीट की तरह इसमें क्या है, ये आर नॉट वाटर और इनपुट इंटेंसिव, है ना, तो ये एक तरह से क्या हो जाते हैं, इसको क्लाइमेट चेंज के लिए हेल्पफुल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनको ना क्या बोला जाता है, पुअर पर्सनस फूड कंसीडर किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, है ना, तो ये चीज़ है। और 42% ऑफ द रबी सीजन अगेंस्ट मेजली 4.3% ऑफ वीट विद द ग्रीन रेवोल्यूशन द फोकस राइटली सो वाज ऑन फूड सिक्योरिटी इन हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो यहाँ पे जो हमारे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पे क्या फोकस किया गया था कि जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ होगी जैसे वीट और राइस की, तो उस पर फोकस ज़्यादा किया गया था, है ना, फूड सिक्योरिटी का कंसर्न उस टाइम पे था, तो इस वजह से तो यहाँ पे जो ये मिलेट्स था इसके प्रोडक्शन में डिक्लाइन हमें देखने को मिला था, है ना, तो ये चीज़ बोला जा रहा है। और जैसे मतलब गरीबों का खाना इसको बोला जाता है ना। दूसरा ये है कि अगर हम बात करें अभी तो इसकी जो डिमांड है, मतलब हमारे यहाँ इंडिया में उल्टा ही हो रहा है, अपोजिट चीज़ ये हो रही है कि हम ये सब मतलब न्यूट्रिएंट डाइट न लेके हम किस ओर जा रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड और जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो विच आर हाई इन सोडियम, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट्स होता है, इवन सम कार्सिनोजेंस, है ना। सो ये, और सबसे जो मतलब त्रासदी की बात है वो ये नहीं है कि केवल ये शहरों में ही हो रहा है, ये रूरल एरिया में भी हो रहा है ना, मतलब जो ग्रामीण है तो वो भी, उनको भी प्रोसेस्ड फूड चाहिए अब, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड रूरल पॉपुलेशन स्टार्टेड परसीविंग मील प्रोसेस राइस एंड वीट एज मोर एस्पिरेशन, है ना, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसी वजह से मतलब जो डबल बर्डन है, जैसे मदर और चिल्ड्रन जो सफ़र कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से एंड एस्टाउंडिंग प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज़ और ओबेसिटी, तो ये सब चीज़ें तब हो रही हैं ना। तो ये चीज़ बोला गया कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, एक तो इसको रीब्रांड करना, है ना, इसके जो कंजम्पशन ऑफ ट्रेड है सीरियल्स का, न्यूट्री सीरियल्स उसको बोला जाए। 2018-19 में अगर देखें तो इसका जो प्रोडक्शन था उसको एक्सटेंड किया गया 112 डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 14 स्टेट्स, है ना। दूसरी बात ये है कि जो MSP है न्यूट्री सीरियल्स का, इसको भी मतलब बोला गया फार्मर्स के लिए कि अगर हम बात करें MSP फॉर फूड क्रॉप्स 2014-15 की अगेंस्ट 2020, तो MSP फॉर रागी, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा 113%, फॉलोड बाय बाजरा एंड ज्वार 72% एंड 71% रिस्पेक्टिवली, तो ये चीज़ है। एंड तीसरी बात ये बोली गई है कि एक स्टीडी मार्केट फॉर द प्रोड्यूस, है ना, तो अभी मोदी गवर्नमेंट ने मतलब ये बोला है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के तहत इसको अंतर्गत लाया जाएगा। चौथी बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रनिंग ₹600 करोड़ स्कीम, तो 600 करोड़ की जो स्कीम है, इनको इनके जो एरिया है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, इनके प्रोडक्शन और जो यील्ड है न्यूट्री सीरियल्स का उसको बढ़ाने के लिए, है ना, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं। 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है इंडिया में है, और ये प्रोविज़न है ऑफ सीड किट्स एंड इनपुट
इनपुट्स टू फार्मर बिल्डिंग वैल्यू चेन्स थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो ये सपोर्ट करना। तो फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है इंटरसेक्शन करने में, जो एग्रीकल्चर है और न्यूट्रिशन है ना, तो उनके द्वारा क्या सेटअप किए जा रहे हैं, न्यूट्री गार्डन्स, और जो रिसर्च है, इंटरलिंकेजेस है क्रॉप डाइवर्सिटी और डाइट्री डाइवर्सिटी के बीच में, और जो मतलब जो कैंपेन है कि कंज्यूमर डिमांड बढ़े न्यूट्रिसीरियल्स को लेके, तो वो सब चीज़ें भी इनके द्वारा की जा रही हैं, है ना। तो हमारा जो गवर्नमेंट का, सरकार का क्या टारगेट है कि इंडिया को बनाना है कुपोषण मुक्त भारत, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, और फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, प्रोडक्शन को जैसे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, कंजम्पशन जो न्यूट्रिसीरियल्स का है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या करना है, एक ये सब एक राइट डायरेक्शन में हो रहा है ना, तभी हम ये अचीव कर पाएंगे। तो यही इस आर्टिकल में था। नेक्स्ट यहाँ पे नाग एंटी टैंक मिसाइल कंप्लीट्स यूजर ट्रायल इन पोखरम टू एंटर प्रोडक्शन, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग अवेटेड थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फाइनल यूजर ट्रायल, है ना। तो पोखरन रेंज जो है थार डेजर्ट में एक ट्रायल हो गया एंड इज़ नाउ वन स्टेप क्लोजर टू बी इंडक्टेड, आर्मी में इंडक्ट की जाएगी, है ना। जैसे जो 2019 का जो ट्रायल्स हुए थे विंटर में, DRDO ने ऐसा बोला है। तो विद द फाइनल यूजर ट्रायल नाग विल एंटर द प्रोडक्शन फेज एंड दिस मिसाइल विल बी प्रोड्यूस बाय डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। जो PSU है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी, जहाँ पे वेडाक विल प्रोड्यूस द NAM ICA नाग मिसाइल कैरियर। तो ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बस वही ट्रम्प और बाइडेन के बीच में जो फाइनल डिबेट थी विद म्यूट बटन, तो उसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो इनकी पॉलिटिक्स में तो देख सकते हो आप क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, ठीक है। एक शायद थर्ड भी होगी तो उसके बारे में हम देख लेंगे। यहाँ पे कनाडा अवॉइड स्नैप पोल्स आफ्टर पार्लियामेंट्री वोट, तो यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पता होना चाहिए आपको। और